Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Imran's Virtual Academy. This is English lecturer Imran Khan. Dear viewers and dear students, I have been conducting online sessions and engaging students in different groups to assist them, to make them easier, to facilitate them for the preparation of English lecturership subject specialist. Is 2 days to go in SPSC English subject specialist test. I have heard a lot of hues and cries, especially from the aspirants of SPSC English subject specialist regarding literature. Jun ke tu ya by hook and or crook, they have covered. I also have conducted live sessions regarding linguistics, grammar, analogy, literary or figures of speech, and other important areas of the exam or the test. So this session will specifically be about literature. के literature से जो case questions आएंगे, in my opinion, in my experience, in my understanding, so आज वो तमाम MCQs, तमाम topics यहाँ पर डिस्कस करेंगे. उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन, ये बातें, ये शेयरिंग आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, फ़ायदेमंद होगी और इंशाल्लाह यहाँ से आपकी कामयाबी में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर होगा. इस सेशन को आखिर तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करना. यहाँ पर मेन पॉइंट ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी कामयाबी के तअक्कुब में वो अहम चीज़ें छुपा लेते हैं, यानी कि बेहतरीन जो रिसोर्सेज होते हैं उसको कंसील कर देते हैं. कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का कानून है कि जब आप चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके फ़वाइद आपके ऊपर भी मल्टीप्लाई होते हैं. चीज़ें छुपाने से कुछ नहीं, जिसे कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग. शेयर करना एक बहुत बड़ी केयर की बात होती है. जब आप किसी के साथ कहते हैं ना कि सोसाइटी वो बेहतर होती है जो कि कम्युनल ट्रेंड्स पे यकीन रखे, तो समंदर को कूजे में बंद करते हुए आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इसको शेयर करें ज़रूर. तो सबसे पहले देखें, लिटरेचर को एक लेक्चर में कवर करवाना भी यही होगा कि समंदर को कूजे में बंद करना है. लेकिन गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करें जो कि एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट होने चाहिए. देखो, सबसे पहले जब आप लिटरेचर की बात करते हैं तो उसके अंदर टॉप पर आती है हिस्ट्री, यानी कि लिटरेचर कब शुरू हुआ, इसकी आगाज़, इसका जो रूट्स हैं, इसकी जो स्प्रिंग है वो कहाँ से हुई. बहुत सारे किताबात के अंदर हमें मिलता है कि इंग्लिश का जो लिटरेचर का जो दौर शुरू हुआ, जिसे हम सिंपली द ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, द ओल्ड इंग्लिश कहते हैं. ठीक है, द ओल्ड इंग्लिश, जैसे कि बहुत सारे किताबात में लिखते हैं कि 450 से शुरू हुई, 460 से शुरू हुई. मेरे अंदाजे के मुताबिक 450 से शुरू हुई, क्योंकि
जब एंगल्स और सेक्शंस लड़ाई करके इंग्लैंड की जो पुराने ज़मीन का नाम था उससे इंग्लैंड कहते थे, ठीक है। और उस ज़मीन में जब वो आबाद हुए, जब वो एक मरतबा सेटल हो गए, तो वो अपनी रोमांसेस, अपनी कहानियों को एक दूसरे को बताने लगे। और हर जो वार का सर्वाइवर था, वो जब अपनी कहानी बता रहा था, तो बेसिकली लिटरेचर वहाँ से शुरू होता है। 450 से लेकर जो इंग्लैंड का आगे ये पीरियड चलता है, द ओल्ड इंग्लिश, या ऐसे आप सिंपली एंग्लो सैक्सन कह सकते हैं, एंग्लो सैक्सन एज ख़त्म कब हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज़ आ सकता है। एमसीक्यूज़ ये आ सकता है कि ये जो पीरियड ख़त्म हुआ 1066 को हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में एंग्लो सैक्सन के तमाम थैंक यू अच्छा, तमाम जो एंग्लो सैक्सन का पावर न्यूट्रलाइज हो चुका था और फिर एंग्लो नॉर्मन वहाँ पर इस्टेब्लिश होने लगे। एंग्लो नॉर्मन को जो पावर और सपोर्ट हासिल थी वो ऑब्वियसली फ्रांस की थी, ठीक है। नॉर्मंडी से आए थे। फ्रेंच पावर, जो फ्रेंच एम्पायर थी, इसने सपोर्ट किया था नॉर्मन्स को, नॉर्मंडी यानी कि। तो उनकी मदद से एंग्लो सैक्सन्स को इन्होंने, बेसिकली इनका मकसद ये था कि इस एरिया को इंग्लैंड की, फ्रांस की टेरिटरी से मिलाया जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा हम सियासत पे नहीं जाते, हम बात करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के हवाले से, ठीक है। उसके बाद इस पीरियड में जो राइटर्स थे, बिलखुसूस कैडमोन का आप जिक्र कर सकते हैं। और जो इस पीरियड में जो इंग्लिश का मास्टरपीस पाया गया, बियोल्फ, ठीक है। अच्छा, मैं अपने जो कोर्सेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, एक रिसोर्स नहीं होता। उससे मैं आपको बताऊं कि कुछ अंग्रेज़ों के लिखे हुए किताब हैं, कुछ पाकिस्तानी बुक्स हैं, कुछ इंडियन बुक्स हैं, सबको मिला के मैं उनका निचोड़ बना के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अभी एक किताब में इंडिया का किताब है दी लेटर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो नेशनल एपिक है इंग्लैंड का वो रून है। मैंने उनको मेल भी किया था, उन्होंने रून लिखा था। अभी यहाँ पर एमसीक्यूज बियोल्फ पे ये आ सकता है कि द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड क्या होता है। नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड बियोल्फ है, ठीक है। अच्छा, बियोल्फ के कहानी के 3-4 लाइंस आपने समझ लेनी है। ये एक एपिक है। एपिक इस सेंस में है कि ये एक ड्रैगन से फाइटिंग करता है और इसको अल्टीमेटली डिफीट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आया। जब एंग्लो नॉर्मन आते हैं, एंग्लो नॉर्मन को छोड़ो, यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश खत्म हो जाती है 1066 पर। फिर 1066 से लेकर 1500 तक इसे हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मिडिल इंग्लिश कब से शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, तो आपने 1066 से लेकर 1500 तक आपने ये उनको ड्यूरेशन और टाइम बताना है। क्लियर है। इसके अंदर फिर 3 एजेस आती हैं, ठीक है। मिडिल इंग्लिश के अंदर, ये मिडिल इंग्लिश में यहाँ पर मिडिल इंग्लिश पीरियड आप इसको कह सकते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। 3 एजेस आती हैं। एक आती है एंग्लो नॉर्मन, ठीक है। आपने समझ लेना यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एंग्लो नॉर्मन, यहाँ पे ये मिडिल इंग्लिश में कितनी एजेस आ सकती हैं, और एंग्लो नॉर्मन कब शुरू होती है 1066 से लेकर ये ऑथेंटिक रिसोर्स है 1340 तक वो ख़त्म हो जाती है। फिर 1340 में आपको पता है कि इंग्लिश का जो बाप है, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं इसको, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, द फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहते हैं, ठीक है। द फादर ऑफ वर्स भी कहते हैं ऐसे। चाचा चासर का पीरियड यहाँ पर शुरू होता है। 1340 से लेकर 1400 तक इनका उरूज रहता है, ठीक है। तो इसके बाद इस मिडिल इंग्लिश के अंदर डार्क एजेस आ जाती हैं। डार्क एजेस का क्या मतलब होता है, पूछ सकता है आपसे कि डार्क एजेस को डार्क एजेस क्यों कहा जाता है, या इसको बैरन एज क्यों कहा जाता है। बैरन यानी कि बंजर,
यानी बैरिन यानी कि बंजर। बंजर ज़मीन वो होती है जो कोई प्रोडक्ट, कोई कपास या कोई क्रॉप वगैरह नहीं देती, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चासर की जो है वो डेथ हो गई थी, और यहाँ पर माइनर इंग्लिश राइटर्स थे, और इनके जो वर्क्स थे दे वर नॉट एट पार विद चासर, क्योंकि इंग्लैंड की धरती ने चासर जैसा राइटर देखा था। चासर ने इंग्लैंड के अंदर वो तमाम कहानियाँ, वो तमाम लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स और वो तमाम जो लिटरेचर के उसूल और ट्रेंड्स होते हैं हम तारीफ़ करवाए थे, और इंग्लैंड के लोगों को या इंग्लैंड को चासर से बढ़कर किसी की उम्मीद थी। तो बाकी जो राइटर्स थे वो चासर के लेवल तक नहीं थे, तो उसे बैरन और डार्क एजेस कहा जाता है, यानी कि देयर वाज नो लिटरेरी प्रोडक्टिविटी, नो लिटरेरी कल्टिवेशन, सो दिस एज इज लेबल्ड एज डार्क एज। ये शुरू होती है 1400 तक और 1500 तक ये चलती है। 1500 के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक सोच डेवलप होती है, और सिर्फ उस सोच को चर्च से निकाल के, उस सोच को कल्चर और ट्रेडिशन से निकाल के एक रिनोवेशन और ह्यूमनिज्म में लेकर आती है। उस सोच या उस मूवमेंट को द रिनेसेंस कहते हैं, जिसका ट्रू जो टाइमिंग है वो 1500 से लेकर 1660 तक उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे राइटर्स या बहुत सारी नई जॉनरास डेवलप होती हैं, जैसे इसके अंदर जो है ड्रामा, ट्रेजेडी, और ख़ास तौर पर इसमें जो डेवलप होती है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी इज़ बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ, एक तो शेक्सपियर ने डेवलप की थी और रेनेसेंस में इसको प्रोपेगेशन मिलती है, ठीक है। इसके अंदर शेक्सपियर आता है, ठीक है, चासर आता है, ठीक है, सॉरी मार्लो आता है, ठीक है, जो बड़े पाए के राइटर्स होते हैं, ठीक है। शेक्सपियर हो गया, मार्लो हो गया, बेन जॉनसन हो गया। इसके अंदर प्रोज में अगर देखा जाए फ्रांसिस बेकन क्यों मशहूर था? ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ठीक है, इज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। सो दीज थिंग्स आर वर्थ डिस्कसिंग। मैं एमसीक्यूज की बात करता हूँ। एमसीक्यूज की बात करते हुए मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर इस पर बात करें तो रात के रात दिन के दिन लग जाएंगे, तो इस पर बात ख़त्म नहीं होगी। कैमरा बिल्कुल ठीक है, मुझे तो इसका बिल्कुल ही ठीक व्यू और नज़र दिखाई दे रहा है। 1616 पे रेनेसेंस पीरियड ख़त्म होता है। रेनेसेंस पीरियड ख़त्म नहीं होता, लेकिन एक नई सोच, एक नई जो है डेवलपमेंट आती है, जिसके अंदर अगर आप देखें ये रेनेसेंस पीरियड फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं ना कि इसके अंदर शेक्सपियरन एज भी आती है, इसके अंदर एज ऑफ जॉनसन भी आती है। लेकिन हम कैटेगराइज करें तो एक ये सवाल पूछा जाता है कि रेनेसेंस पे एज कब से कब स्टार्ट हुई। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि एलिजाबेथ एज जो है वो कब स्टार्ट हुई, एलिजाबेथन एज वो 1558 से, यानी कि व्हेन क्वीन एलिजाबेथ वाज कोरोनेशन हुई थी, ठीक है। कोरोनेशन कहते हैं ताजपोशी को, ताजपोशी से लेकर और उनकी डेथ तक, ठीक है, 1603 तक, उसको कहते हैं एलिजाबेथन एज, ठीक है। और उसके अंदर उसके बाद जैकबियन एज, कैरोलियन एज, उसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर कॉमनवेल्थ आती है, कॉमनवेल्थ जिसके अंदर आपको पता है कि जो कॉमनवेल्थ यानी कि जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, डेमोक्रेटिक राइटर्स, डेमोक्रेट लीडर्स भी थे। अच्छा, अभी देखें, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है आपको? इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, द न्यू क्लासिकल एज। फिर द न्यू क्लासिकल एज
ठीक है। दिन अच्छा जैकबियन मैंने आपको शायद नहीं बताया कि जैकबियन एज जो स्टार्ट हुई थी वो 1603 से स्टार्ट हुई थी 25 तक, और कैरोलिन यानी कि चार्ल्स वन जो उसका बेटा था 1620 से लेकर 1649 तक। बस ये बेसिकली एक तो पॉलिटिकल चेंजेस जो थी, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से, और दूसरा जो था और लिटरेरी डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है, लिटरेरी डेवलपमेंट की वजह से। दो रीजंस थे कि जो छोटी छोटी एजेस हैं माइनर एजेस को टच ना करें तो बेहतर है, ठीक है। और अच्छा अब ये देखें, कोशिश करें जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना वो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। द न्यू क्लासिकल एज का मतलब ये होता है कि इट इज़ दो लाइक अ क्लासिकल एज बट इन अ न्यू सेंस विद अ न्यू ट्रेंड विद अ न्यू टच विद न्यू स्टाइल विद न्यू टेस्ट, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज के अंदर बहुत सारी एजेस आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन यानी कि जो इंग्लिश के अंदर है रिस्टोरेशन, जो ड्रामेटिक ट्रेंड्स हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं चार्ल्स टू के दौरान, ठीक है। और इसकी जो आप कह सकते हैं रिस्टोरेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1660 से लेकर ये 1700 तक रिस्टोरेशन पीरियड उस वक्त चला, ठीक है। फिर अगस्टन एज आ जाता है। अगस्टन एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, और ये 1700 से लेकर 1745 तक। अच्छा, इसको अगस्टन एज क्यों कहा जाता है? ये इटली के अंदर एक किंग था, किंग अगस्टस के दौरान जो लैटिन और इटली के अंदर ख़ास तौर पर जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था वो बहुत ही हाई लेवल और मेजर जो कंट्रीब्यूशंस और मेजर थीम्स पे मुबनी था ये लिटरेचर पब्लिश हुआ था, और उसी ही पाए का, उसी ही पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का लिटरेचर इंग्लिश के अंदर हुआ था, जिसमें आपको अलेक्जेंडर पोप मिलता है, जोनाथन स्विफ्ट मिलता है, और बहुत सारे राइटर्स इस एज में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए अगस्टन एज कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर जो लिटरेरी प्रोडक्शन थी इट वाज लाइक द लिटरेरी प्रोडक्शन दैट टुक प्लेस इन द एज ऑफ अगस्टस इन इटली, ठीक है। उसके बाद अगस्टन एज के साथ आप इसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं, मैंने आपको बताया ना, एज ऑफ पोप भी कह सकते हैं इसको आप। और इसके बाद आप इसको उसके बाद आती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि एज ऑफ जॉनसन, ठीक है, एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। एज ऑफ जॉनसन कब शुरू हुई? 1745 से लेकर 1785 तक, यहाँ तक ये टोटल जो है न्यू क्लासिकल पीरियड चलता है, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मिडिल इंग्लिश हो गया, सॉरी ओल्ड इंग्लिश हो गया, मिडिल इंग्लिश हो गया, रेनेसांस हो गया। रेनेसांस के अंदर जो चीज़ें अभी आती हैं, एलिजाबेथन एज आती है, जैकबियन एज आती है, कैरोलिन एज आती है, कॉमनवेल्थ एज आती है, फिर न्यू क्लासिकल एक, आप इसको ना जो मेजर मैंने एजेस बताई हैं आप उसके अंदर माइनर एजेस डाल दें, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आती है रोमांटिक एज, ठीक है। रोमांटिक एज आती है, ठीक है। यानी कि रोमांटिसिज्म, वैसे रोमांटिसिज्म आपको पता है कि 1798 से स्टार्ट होती है विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स। जॉनसन की डेथ पे 1785 से ये एज खत्म हो जाती है। अच्छा, रोमांटिक पीरियड 1798 से स्टार्ट होता है और 1832 तक ये ख़त्म होता है। हाँ, लेकिन टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द मैनी बुक्स के ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो फोर्थ होता है 1850 में, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि विद द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द रोमांटिक एज केम टू एन एंड। तो आपने 1832 को सही आपने जवाब कंसीडर करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जैसे तरक्की होती है, साइंस फिक्शन आती है, ठीक है, साइंस फिक्शन आती है, और और उसके बाद न्यू ट्रेंड्स आते हैं, जैसे
कहते हैं हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि फिर हमारे पास जो पीरियड स्टार्ट होता है द विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, द विक्टोरियन पीरियड। ये सिंपली 1832 से स्टार्ट होता है जब विक्टोरिया क्वीन की कोरोनेशन होती है, और ये फिर ख़त्म होता है उनकी डेथ 1900। अभी इस विक्टोरियन एज को दो पीरियड्स में कैटेगराइज किया जाता है, जो अर्ली विक्टोरियंस होते हैं, फिर लेट विक्टोरियंस होते हैं, ठीक है। लेट विक्टोरियंस में जैसे ब्राउनिंग भी आता है, और यूलिसीज का जो राइटर है, क्या कहते हैं उसको, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, मतलब एक आपका मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए, मेंटल डिवीजन होनी चाहिए इन चीज़ों पर, तो इनको व्यू करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, हिस्ट्री के बाद बहुत और सारी भी चीज़ें करेंगे। प्रेराफिलिटीज एज जो 1848 से लेकर 1860 तक चलती है, प्रेराफिलिटीज एज। और इस एज के अंदर फिर हमें दिखाई देती है एज ऑफ एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडिज्म, ठीक है, एज ऑफ एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस, ठीक है। ये एज स्टार्ट होती है 1880 से 1901 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी विक्टोरियन पीरियड एंड हो जाती है। फिर जैसे 20वीं सेंचुरी स्टार्ट होती है, अच्छा, ये बेसिकली जो एजेस के नेम होते हैं वो जो किंग्स होते हैं इंग्लैंड के या क्वींस होती हैं वहाँ से ड्राइव्ड होते हैं, ठीक है। मतलब द ड्यूरेशन ऑफ देयर रेन इज़ बेसिकली नेम्ड आफ्टर द एनी एज इन इंग्लैंड, एनी लिटरेरी एज। फिर हम राइटर के नाम से भी एजेस देखते हैं, जब राइटर के जो वर्क्स होते हैं वो में होते हैं तो उसको भी हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर द एडवर्डियन पीरियड हमें स्टार्ट होता है, एडवर्डियन पीरियड, ठीक है। किंग एडवर्ड के दौर में 1901 से लेकर 1914 तक। फिर हमें जॉर्जियन पीरियड दिखाई देता है, जहाँ पर जिस दौर में जो इंग्लैंड का जो गोल्डन एज स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली जो इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे वो सब कॉन्टिनेंट पे भी हमला करना शुरू करते हैं, कब्जा करना शुरू करते हैं। और द जॉर्जियन पीरियड फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 14 तक यहाँ ख़त्म हो रहा है, आप 10 भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 1936 तक। उसके बाद मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होती है 1965 तक, ठीक है, या 1945 तक भी कुछ लिखते हैं। फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होती है। अभी ये मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली आइडियाज़ के बेस्ड पर होती हैं, ठीक है, आइडियाज़ बेस्ड ये मूवमेंट्स हैं, ये एजेस नहीं है, ये मूवमेंट्स हैं बेसिकली। फिर उन मूवमेंट्स को लेकर जो है ये एजेस का नाम दिया गया है उनको, ठीक है। अच्छा, फिर हम अभी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जो एमसीक्यूज मैंने बनाए थे, कुछ मैंने किए हैं, उस एमसीक्यूज पे भी आपने नज़र रखनी है और वो नोट करने हैं, कोशिश करके उनको नोट करें, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। देखो, सबसे पहले एक वर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एडोनिस। एडोनिस होती है एलिजी, ठीक है, ये क्या है, एलिजी है, यानी कि किसी की डेथ पर लिखी गई एलिजी, ठीक है। और ये किसने लिखी थी ये याद करनी, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये लिखी थी पीबी शेली ने, ठीक है, पीबी शेली ने लिखी थी। अच्छा, किसके ऊपर लिखी थी, मेन चीज ये है, किसके ऊपर लिखी थी, जॉन कीट्स के ऊपर लिखी थी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। कामयाब होने के बाद इसको पढ़ना ज़रूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट
ये एलर्जी है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड्सवर्थ का एक कोट है जो हमें यूनिवर्सिटी में टीचर बताते थे कि कम क्लोज टू द नेचर, लेट नेचर बी यूर टीचर, बी यूर टीचर। ये किसने कही थी लाइन? ये सवाल आ सकता है क्योंकि बहुत बड़ी रोमांटिसिज्म्स के एक रोमांटिक मूवमेंट का बहुत ही बड़ा ये इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गेस्ट क्वेश्चन भी इसका मैं बता दिया कि गेस्ट क्वेश्चन है मेरी साइड से। ये बेसिकली कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और द टेबल्स टर्न्ड, टेबल्स टर्न्ड इसका पोएम था। टेबल टर्न्स कहते हैं यानी कि बाजी पलट देना, बाजी को पलटा देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक एलर्जी बताई थी, दूसरी एलर्जी भी बता देता हूँ कि ये थोड़ी आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ी होगी। एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इन अ कंट्री चर्चयार्ड, चर्च यार्ड, ठीक है। ये किसने लिखी थी? ये बहुत ही हाईलाइटेड है मेरी तरफ से। ये लिखी थी थॉमस ग्रे ने, ठीक है, थॉमस ग्रे ने। तो इसको आपने याद कर लेना। ये सेकंड ईयर के अंदर आती है और इसके अंदर स्टेंजास जो हैं वो 4 लाइन्स पर मबनी है। एवरी स्टेंजा इज बेस्ड ऑन 4 लाइन्स, ठीक है। तो इसको भी आप एज अ गेस्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता है जब मिल्टन जो था वो ब्लाइंड हो गया था, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस एज में मिल्टन ब्लाइंड हुआ था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किस एज में मिल्टन ब्लाइंड हुआ था। और इसने एक लिखा था, ऑड लिखा था ऑन इज ब्लाइंडनेस, ठीक है। और ऑन इज ब्लाइंडनेस, अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, क्वेश्चन ये नहीं है, ऑन इज ब्लाइंडनेस नहीं है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी नहीं है ऑन इज ब्लाइंडनेस किसने लिखा था। सोनेट है, सॉरी सोनेट, ऑड नहीं है, इट इज सोनेट, ठीक है। तो ये जो है ऑन इज, जो अभी क्वेश्चन आएगा मिल्टन की तरफ, जब मिल्टन ब्लाइंड हो गया था तो मिल्टन अपनी ब्लाइंड को लैमेंट करते हुए, लैमेंटेशन यानी कि उसके ऊपर अपना दुख और नाशुक्रगुजारी जो है वो एक्सप्रेस करना, उस पर एक इन्होंने क्या लिखा था, एक पोम लिखा था। और उस पोएम को, उस लेमेंटेशन का नाम क्या है आपने याद करना है कि उसका नाम था दी नेटिविटी ओड, ठीक है, दी नेटिविटी ओड। ये जो था ये मिल्टन की अपनी ब्लाइंडनेस पर क्या कहते हैं, लेमेंटेशन थी, लेमेंटेशन यानी कि वो अंधा हो गया, कुदरत ने उससे देखने की सलाहियत छीन ली और उस पर उसकी जो अजियत थी, उसकी जो फीलिंग्स थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये ऑड लिखी थी, ठीक है। देखो, आज मैं आपको कुछ जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस भी कवर करवाता हूँ इसके साथ साथ, ठीक है। एक तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, हेड शॉक्स, दुआ करें कि हेड शॉक्स आते रहते हैं मंथली, बस इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दी ओवर रीडिंग बहुत करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने तकरीबन 16 to 18 बुक्स मेरे पास पढ़े हुए हैं लिटरेचर के, जो मैंने परचेस किए, और बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहाँ से मैं कोर्स पढ़ाता हूँ। और बस मजबूरन आपकी टेस्ट थी तो आपको कुछ ना कुछ असिस्ट करने के लिए मैंने ये चीज़ें जो है ना अरेंज करता रहता हूँ ऑनलाइन। दुआ भी करें और इसको शेयर भी करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है
देखें, मैंने आपको बताया था कि एक राइटर की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है, यानी कि उसको जब कोई क्रिटिक देता है उसकी अप्रिसिएशन में उसको कुछ क्या करता है, उसको कोई लक़ब देता है, उसको कोई टाइटल देता है। यानी कि एक टाइटल है बहुत मशहूर है, ये पेपर में आ सकता है मेरी साइड से, द पोइट पोइट्स, द पोइट्स पोइट। ये शायरों का भी शायर है, ये आशिकों का भी, शायरों का भी शायर है। अच्छा, मतलब शायर तो आशिकों का ही शायर होता है ना, लेकिन जो शायरों का शायर हो, जो शायरों का शायर हो, यानी जिसे शायर भी शौक से उसकी शायरी पढ़ते हो। वो किसने कहा, किसको कहा था? अच्छा, इसको प्रिंस पोएट भी कहा जाता है, प्रिंस पोएट भी कहा जाता है। तो ये किस शख्सियत की बात हो रही है? ये बात हो रही है एडमंड स्पेंसर की बात हो रही है। एडमंड स्पेंसर, एक इसने पोएम लिखी थी और ना इसने लोगों की दिल जीते थे, बल्कि क्वीन मैरी के भी किंग जो दिल थे वो जीते थे। ठीक है, एलिजाबेथ के भी दिल जीते थे इसने। और कहा किसने था? अच्छा, मैंने कोर्स में ये बताया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीड में पढ़ा रहा था, मैंने कहा बेकन, बेकन ने नहीं पढ़ाया था, बेकन ने नहीं कहा था, ये कहा था लेम ने, चार्ल्स लेम ने। ठीक है, चार्ल्स लेम ने। ठीक है, चार्ल्स लेम। चार्ल्स लेम बाय प्रोफेशन ही वॉज अ पोइट, ही वॉज नॉट अ क्रिटिक, बट कभी कभी मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि जो लोग उसे नोट कर लेते हैं। आगे चलते हैं जी। यार वैसे बहुत सारी कोर्स तो आ सकती हैं मेरे हिसाब से, लेकिन जो ये है ना, थैंक यू सो मच मोहम्मद उसामा। यार मैं आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सिर्फ इस वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वाज कम्प्लीटली ऑन बेट। तो इस वजह से ना मैं उसको पढ़ पा रहा था, तब भी मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो ये मुझे सेशन तो अरेंज करना था एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो पेंडिंग में था। ये सारी चीज़ें जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, अगर उनको याद हो तो बस ये एक उनके लिए रिवीजन है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये एक गिफ्ट है। ठीक है, देखें, माइंड इज इट्स ओन प्लेस, ऑन इट्स ओन प्लेस कैन मेक हेवन और हेल, ये तो कहा था मिल्टन ने। ठीक है, मिल्टन ने, और बुक 1 में कहा था। ठीक है, बुक 1 में कहा था। अभी मुझे आप ये बताएं कि बुक जो इसके 12 बुक थे, बुक जो 9 है वो बुक 9 क्यों इसका मशहूर है और किस चीज़ के लिए मशहूर है? इसका जो बुक 9 है वो क्यों मशहूर है? इसका बुक 9 क्यों मशहूर है? इसका जो बुक 9 है वो क्यों मशहूर है? सवाल यहां पर ये है। लॉन्गेस्ट बुक नहीं, बुक 9 क्यों मशहूर है? हाँ, यहाँ पर जो है जो इस क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट बुक, फाल, फाल, फाल यानी कि जन्नत और दोजख से जब इनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपने अगर चासर को पढ़ा होगा तो उसके जो टोटल 30 कैरेक्टर्स थे, मिला के चासर को 29 पिलग्रिम्स थे। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वाइफ ऑफ बाथ
द वाइफ ऑफ बाथ आपने सुना होगा, वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है, द वाइफ ऑफ बाथ। और वाइफ ऑफ बाथ के बारे में इसकी 6 हस्बैंड्स थे एंड शी वाज इन सर्च ऑफ 7th। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसका जो नाम था क्या था, असली नाम क्या था। इसको एलिसन कहते थे, ठीक है, इसका जो टाइटल या दूसरा नाम था एलिसन कहते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है, एलिसन। देखो जॉन डन के बारे में, जॉन डन के बारे में मशहूर है कि ये जो था मेटाफिजिकल पोइट था, और जॉन डन ने द पोइम लिखी थी द एक्सटेसी। इसकी स्पेलिंग है EXAS इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? एक्सटेसी का मतलब होता है यानी स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जब इंसान हद से ज़्यादा खुश हो और खुशी की हर शर्त पूरी हो, हर कमी पूरी हो, तो उसे एक्सटेसी कहते हैं। और इसने एक फिली पोइम भी लिखा था, फिली पोइम। फिलीम एक जानवर का नाम है, ठीक है, जो मच्छर की तरह काटता है, ठीक है। मोनार्क ऑफ विट भी कहते हैं। इसने बहुत सारी कंसीट यूज़ की थी। कंसीट के लिए जॉन डन बहुत मशहूर है, यानी इट इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मेटाफोर, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक वर्क पूछा जाता है जो इसका फेलो राइटर था एंड्रयू मैरविल, इसको भी कहते हैं मेटाफिजिकल पोइट। ये याद कर लेना कि इसने टू हिज कोय मिस्ट्रेस इसने ये वर्क लिखा था। इसका वर्क सिर्फ आपने याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्काईलार्क आपने सुना होगा, स्काईलार्क किसने लिखा था? किसने लिखा था? शेली ने लिखा था। शेली ने लिखा था। कब लिखा था? 1820 में। और अच्छा, इसके बारे में सवाल क्या बन सकता है? ये ओड कहते हैं इसे लिटरेरी फिगर में, ठीक है। और उसे दूसरा सवाल क्या होगा? शाइलार्क है क्या? शाइलार्क एक बर्ड होता है, ठीक है, और जो कि मतलब बहुत ही ख़तरनाक तरीके से उड़ता है और बहुत ही ज़्यादा स्काई में, जैसे हमारे पास ईगल मशहूर है। ईगल बहुत जो है ना वो लंबी उड़ान, लंबी यानी कि हाई सेंस में उड़ान देता है, ठीक है। और टू शाइलार्क, ठीक है। शाइलार्क को ये कहता है ये बर्ड नहीं है, ये स्पिरिट है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर सवाल जो मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है शैली के बारे में, वो इसका निक नेम भी था। आपको पता होगा निक नेम, ठीक है। जैसे हर राइटर का निक नेम होता है। शेक्सपियर का निक नेम क्या होता है जी? शेक्सपियर का निक नेम है बार्ड ऑफ एवान। एवान दरिया का नदी का नाम है एक, ठीक है। ये बार्ड ऑफ एवान इसका निक नेम है। शेली का निक नेम था जब ये स्कूल में था, इसे मेड शेली भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मेड शेली बिकॉज ऑफ इस मेडनेस, अपनी ये बेवकूफ़ी और चरियाई तो सिंधी में हो गया ना अच्छा मैडनेस की वजह से ये अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया था, एक्सपेल्ड। यहाँ पर अगर आपके पास सवाल आए कि शेली को
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों निकाला गया? आपने जवाब बिकॉज ऑफ हिज मेडनेस नहीं देनी है, क्योंकि इसने एक पैम्फलेट पब्लिश करवाया था। पैम्फलेट, ठीक है, पैम्फलेट यानी कि एक पीरियडिकल सर्कुलर, जो कि हम आजकल तो अखबारें होती हैं या मोबाइल के थ्रू अखबारें गर्दिश करती हैं, उस वक्त पैम्फलेट छपे करते थे। और उस पैम्फलेट में इसने एक अच्छा, उस पैम्फलेट के इसके अंदर उन्होंने जो उस वक्त के ट्रेंड्स थे, लिटरेरी ट्रेंड्स या पॉलिटिकल ट्रेंड्स को लेकर इसने बहुत ही एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया था। और उस पैम्फलेट का नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथीज़म। द नेसेसिटी ऑफ एथीज़म, ठीक है, एथीज़म, ये आपने याद करना था। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि अच्छा, नेसेसिटी ऑफ एथीज़म, एथीज़म कहते हैं जो खुदा के जो इनकारी होते हैं, खुदा को मानने से इनकार करते हैं, ठीक है, जैसे आप मुल्हिद भी कहते हैं। मुल्हिद जो अथीस्ट हो, और इनके बिलीफ को आप अलहाद कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, रोमांटिक पोइट में अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज अ पोइट एंड अ फिलोसोफर, पोइट एंड अ फिलोसोफर, यहाँ पर बात याद करने की यह है कि रोमांटिक जो राइटर्स थे, रोमांटिक पोइट्स थे, वो फिलोसफी के खिलाफ थे। फिलोसफी एक हाई विटेड लैंग्वेज होती है, और ये ज़िंदगी के इंट्रिकेट पहलुओं के बारे में बातचीत करती है। और जो रोमांटिक्स थे, ये कहते थे कि रोमांटिक्स कहते थे कि इजी लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज, डेली लाइफ थीम्स को प्रमोट किया जाए। तो उसके अंदर एक वन ऑड मैन भी था, जिसे हम एस.टी. कोलरिज कहते हैं। एस.टी. कोलरिज, बिसाइड्स बीइंग अ पोइट, रोमांटिक पोइट, ही वाज अ फिलोसोफर एज वेल। फिलोसोफर भी था ये, ठीक है, बिकॉज ही वाज अ बिट यूनिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अदर्स। क्लियर है? देखो जी, अच्छा जी, सबसे फजूल पोइट इंग्लिश लिटरेचर में, अगर मैं झूठ बोलूँगा, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो आप यस लिखेंगे, अगर मैं कोई उल्टी बात कर रहा हूँ तो आप चलो इसको इग्नोर कर देना। सबसे जो इग्नोर्ड राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वो है बायरन, ठीक है, बायरन। लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे स्टैटिक कैरेक्टर्स होते हैं, डायनामिक होते हैं, ठीक है, डायनामिक कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं, और राउंड कैरेक्टर्स होते हैं, आर्क टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, और स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं, और टाइप कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अंदर एक बायरनिक हीरो यानी बायरनिक कैरेक्टर भी होता है। सवाल पूछा जा सकता है कि बायरनिक हीरो क्या है? बायरनिक हीरो वो है जो कि बहुत ही सैड हो, बेचैन हो, और हमेशा ही अपनी गमगीनी में गुम हो, तबाह हो, परेशान हो, और अपनी ला हासिलियत पे वो बहुत ही परेशान हो, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है जी। आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको इधर हम एक लाइन लगा के सेपरेट करते हैं। यहाँ पर देखो, आप ग्रीक लिटरेचर आपने पढ़ा होगा मेमिसिस किसे कहते हैं? मेमिसिस आवारा लोफर, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, वो नहीं है, वो हमेशा गमगीन रहता है, आवारा नहीं होता, और वो लोफर भी नहीं होता, वो गमगीन होता है। वो अपने किसी दुख में मगन होता है, वो परेशान होता है, गुम होता है, और दुनियादारी से वो थोड़ा उलझा हुआ होता है, ठीक है। मेमिसिस का मतलब, मैं अभी ये जो गेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये इंशाल्लाह आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। मेमिसिस का पूछेंगे मतलब क्या है? मेमिसिस का मतलब होता है इमिटेशन।
अच्छा, ये टर्म किसने दिया? किसने दिया? ये एरिस्टोटल ने दिया। किस में दिया? पोएटिक्स में दिया। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसने किस चैप्टर में दिया? चैप्टर नंबर 1 में दिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में दिया था। ठीक है, नहीं प्लाटो ने दिया था, ये एरिस्टोटल ने दिया था कॉन्सेप्ट इमिटेशन का। यानी मेमिसिस वर्ड जो है, मेमिसिस वर्ड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपने इसको याद करना है। और इसके अगर आपको द पोएटिक्स के मैंने जो पहले भी बताए थे, कुछ इस पर इंपॉर्टेंट नोट्स भी शेयर करे थे कि इसके अंदर जो है वो टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपको बताया ना, 26 चैप्टर्स हैं जिस पे ये मुश्तमिल हुआ है। ठीक है, और इस पर आपने ज़रूरी इस पर जो है ना वो आपने, अच्छा ये भी, अच्छा डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी जो है, डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी जो किसने दी थी? एरिस्टोटल ने दी थी। किस चैप्टर में दी थी? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये चैप्टर नंबर 4 में दी थी, चैप्टर नंबर 4 में दी थी। ठीक है, 6 में दी थी, चैप्टर नंबर 6 में, कि इट इज़ एन आर्टिस्टिक imitation of an action that is serious, complete in itself, and have an adequate magnitude by triggering out the pity and fear। ठीक है, pity यानी कि गम, and fear खौफ। वो कहता है कि जब हम एक हीरो है, जब हीरो अपनी गलती की वजह से तबाह होता है, हम पिटी यानी गम, इसके लिए गम महसूस करते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, और फियर अपने लिए महसूस करते हैं कि अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड्स, ये हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इसमें जो बाकी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो ये है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काइंड्स ऑफ प्लॉट भी बताता है, काइंड्स ऑफ पोइट्री भी बताता है, और ये बताता है कि आगे चल के पोइट्री का फ्यूचर क्या होगा, और कौन सी, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि एपिक अरिस्टोटल के मुताबिक कौन सी पोइट्री जो है विच इज़ द बेस्ट एंड द सूटेबल एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री कौन सी है? वो एपिक है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको बात करते हैं। देखो चीज़ें बहुत सारी हैं और कवर करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से जो गेस्ट पेपर है, आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग दैट चार्ल्स डिकिंस के बारे में आ सकता है। चार्ल्स डिकिंस, ठीक है, चार्ल्स डिकिंस के बारे में क्या आएगा? डिकिंस, ठीक है, इसका जो दूसरा नाम था क्या था? बॉब नाम था। ठीक है, या इसका आपका पेन नेम कह लें, या इसका टाइटल कह लें, या इसका लिटरेरी नाम कह लें, बॉब था। विक्टोरियन एज के अंदर ये राइटर पाया जाता है, और इसका जो बहुत सारे इसने वर्क लिखे थे। इन्होंने लिखा था क्या कहते हैं, डेविड कूपरफील्ड लिखा था, टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखा था, और इसका जो फर्स्ट वर्क है वो, अच्छा फर्स्ट वर्क है पिकविक पेपर। ठीक है, पिकविक पेपर्स। जिस टाइम ये मेरे ख्याल में एक कोर्ट में काम करता था, एज एडिटर, एज ए न्यूज़ एडिटर काम करता था। उसके बारे में एक इसका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी था। अच्छा बोज, थैंक यू, बोज कहते हैं, बॉब नहीं, बोज कहते हैं। थैंक यू फॉर करेक्शन, किसने किया है? शाहनाज महर, थैंक यू। ठीक है, फिर डिलीट क्यों कर दिया? अच्छा हाँ, बोज था। सो डेविड कूपरफील्ड, ठीक है, हाँ थैंक यू रिदा, थैंक यू।
हाँ बोझ था, बोझ। थोड़ी गलती कर रहा हूँ तो सारे बोल पड़ रहे हो यार, ऐसे तो बोल ही नहीं रहे। हाँ तो पिकविक पेपर मैंने कहा था कि फर्स्ट वर्क है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो अभी एमसीक्यूज बनेगा वो बनेगा कि डिकिंस ने कहा था कि मेरे मुताबिक, डिकिंस के मुताबिक इसका जो वर्क था, इसका जो नावल था वो कौन सा बेस्ट था, ठीक है। which was his best work, which was his best work according to himself, according to Dickens। उसने कहा था कि in my view the David Copperfield is the best, क्या कहते हैं, is the best work in my view, ठीक है। उनके व्यू के मुताबिक जो बेस्ट वर्क था डेविड कॉपरफील्ड था, ठीक है। और अ टेल ऑफ टू सीरीज आपको पता है हिस्टोरिकल नावल था और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेस्ट पर लिखा हुआ था। और थॉमस कार्लाइल की जो फ़िलासफ़ी के से इंस्पायर्ड था, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और चार्ल्स डिकेंस के बारे में थोड़ा बहुत हम थॉमस हार्डी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हार्डी पेसिमिस्ट, ही इज़ नोन एज पेसिमिस्ट राइटर, ठीक है। पेसिमिस्ट राइटर, ठीक है। पेसिमिस्ट यानी कि हु बिलीव्स द लाइफ इज़ क्रूअल, लाइफ इज़ अनजस्ट एंड लाइफ इज़ वेरी बैड because it creates incessant problems, incessant challenge, which are which are not subduable, जिनको हम सबड्यू नहीं कर सकते। सबड्यू यानी कि जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते या काबू नहीं कर सकते, ठीक है। और थॉमस हार्डी बेसिकली इसको द नॉवलिस्ट ऑफ वेसेक्स रीजन भी कहा जाता है, वेसेक्स रीजन भी कहा जाता है, ठीक है, थॉमस हार्डी को। और थॉमस हार्डी के बारे में, वेसेक्स इज़ बेसिकली रीजन इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, ठीक है। और इसको एक आर्डर मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट बहुत लोगों को मिल चुका है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। और ये एग्नोस्टिक भी था। एग्नोस्टिक क्या होता है, राइटर हु नीदर बिलीव्स इन गॉड नॉर डिसबिलीव्स इन गॉड, ठीक है। और अभी दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में इन माय व्यू आ सकता है, वो ये आ सकता है कि इसका एक नॉवल जो है टेस, ठीक है। टेस क्या होती है, एक लड़की होती है, अनपढ़ लड़की, गरीब लड़की होती है, उसके बाद इसके साथ 2 मरतबा ब्रूटल सेक्स होता है या रेप होता है और उसको लेकर ये अपनी ज़िंदगी तबाह कर देती है। और इसको सोसाइटी जो है एक स्कैम के तौर पर देखती है और एट द एंड ये पता चलता है कि सोसाइटी ने इस टेस को बिगाड़ा है, तबाह किया है, टेस ने अपने एक्शंस की वजह से नहीं किया। इसके अंदर एंड में एक लाइन अक्कर होती है कि एज फ्लाइज टू wanton boys are we to God। जैसे मक्खी होती है ना, वांटन। अच्छा ठीक है, अभी क्लियर नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है क्लियर आपको? तो ये जो है वो टेस कोट करता है और ये बेसिकली इम्पोर्ट करता है शेक्सपियर के कोट से। तो आज के लिए इतना, कल मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकेंगे, कल हम इधर से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बाकी बहुत सारे हैं। लिटरेचर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। 1 पार्ट इज़ फिनिश्ड एंड सेकंड पार्ट इज़ इन पेंडिंग विच विल बी डन टुमारो। और पेपर की रात इंशाल्लाह मैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क।
इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, दोस्त हु हैव नॉट येट ज्वाइंड, तो इसको शेयर भी करें ताकि उन तक ये हमारा पैगाम पहुंच जाए और उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी हो जाए। इफ़ यू एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ डिलिवरेबल्स ये हमने कवर किया है, पढ़ा है, हमने पेड कोर्स में भी इसको पढ़ा था, इसकी कंप्लीट समरी एनालिसिस, ठीक है, ये सारा कुछ हमने कवर किया था। बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू, गाइडिंग यू। क्वेश्चन नहीं है कोई? थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट।